Hello dear student, today we discuss some important examples of chapter 9 height and distances. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है. नाउ डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9 का है ये एग्जाम्पल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पज से. तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी. ये कितनी मीटर टॉल है बच्चों? ए बी. ठीक, इस बिल्डिंग का अब देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है मतलब बहुमंजिली भवन है, मतलब उसमें बहुत सारे क्या होंगे, इमारतें होंगी, बहुत सारे फ्लोर्स होंगे, इससे बड़ी होगी, ए बी से बड़ी होगी. क्लियर? सी डी. अब ये कह रहा है कि इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से देखने पर, ठीक, इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, आ गई ना बात समझ में? ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात अगर कही, ये AC को अगर हम मिला दें बच्चों तो ये AC क्या हो जाएगा? अगर हमने इस A और C को मिला दिया तो ये AC क्या हो जाएगा? इन दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी. क्लियर? अब ये बोल रहा है कि इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप को देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो क्या बनता है बच्चों? वो कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का बनता है. क्लियर? आ गई ना बात में? अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां? ये AC के पैरेलल इस B से एक लाइन खींच दी. क्लियर? इसको नाम दे दिया E. कोई डाउट यहां पर तक? अब देखो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं हो सकता है. आ गई ना बात में? अब क्या करना पड़ेगा? D से इस BE के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि किसका काम करेगी? हॉरिजॉन्टल लेवल का काम करेगी. अब देखो, किसको देख रहे हो? इस B को देख रहे हो ना? इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेवल है तो इससे नीचे ही आपका क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. मतलब देखो, ऑब्जेक्ट इसके नीचे ही है ना, तो मतलब यही क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है? 30 डिग्री का दे रखा है. फिर कह रहा है इसी टॉप से इस बिल्डिंग के बॉटम को देखने पर, ये आ गई ना बात समझ में? इसी टॉप से इस बिल्डिंग के बॉटम को देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बनता है? 45 डिग्री. मतलब बच्चों ये पूरा जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री. इतना कितना बन रहा था? 30. ये पूरा कितने का बन रहा है? 45 डिग्री. अब देखिए बच्चों, अगर ये 30 डिग्री है, मैंने अभी बोला AC BE के पैरेलल है, मतलब AC BE के पैरेलल है और AC BE के बराबर है, और ये BE किसके पैरेलल है? इस DF के पैरेलल है. AC BE के पैरेलल, DF BE के पैरेलल. आ गई ना बात समझ में? यानी ये तीनों आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं. AC BE और DF, ये तीनों लाइंस एक दूसरे के क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं. क्लियर बच्चों? अब देखो, अगर DF और BE पैरेलल हैं तो ये BD क्या है बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन है. इस BD को देखो, ये BD किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है. तो अगर इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो बच्चों ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा. क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. कोई डाउट? इसको फिगर में ही लिखना है, इसको क्वेश्चन में नहीं दिखाना. क्लियर बच्चों? सिमिलरली मैंने कहा ये AC BE और DF आपस में क्या है? पैरेलल हैं, तो ये AC भी DF के क्या होगा? पैरेलल होगा, क्योंकि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है. अगर बच्चों देखो ये 45 डिग्री है तो ये AD किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का, क्योंकि AC और DF को ये लाइन AD तो अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है. क्लियर? तो देखो, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री. तो इसी लाइन के नीचे ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री. क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल.
क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ कैसे बनाया। अब देखिए आपने निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। आपने इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, मतलब सीडी आपने निकालना है। लेट सीडी बी द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मान लिया मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट कितना है, कितनी मान ली हमने, सीडी मान ली। और ये सीडी बच्चों किसके बराबर है, दैट इज ये सीडी किसके बराबर होगा, देखो फिगर से देखिए सीडी किसके बराबर है, सीई प्लस डीई, है कि नहीं, सीई प्लस डीई। तो क्या हो गया, सीई प्लस डीई। मान लिया इस डीई को एक्स मान लिया, क्योंकि ये तो दिया नहीं है, लेकिन बच्चों सीई तो दिया है, ए बी कितना दिया है 8 मीटर, तो सीई भी कितना होगा 8 मीटर। और हाइट ऑफ लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग की हाइट क्या है, ए बी जो कि कितनी दे रखी है 8 मीटर दे रखी है। और अगर ए बी 8 मीटर है तो सीई भी कितना होगा बच्चों 8 मीटर होगा। क्लियर, तो देखो सीडी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, सीई कितना है 8 प्लस डीई कितना है x, तो 8 प्लस x मीटर या फिर x प्लस 8 मीटर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सीडी निकल के आ गया ना कितना, x प्लस 8 मीटर। दूसरा क्या निकालना है, डिस्टेंसेस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। इन दो बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, AC, ये A है जो बॉटम है बिल्डिंग का बॉटम है, और ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का बॉटम पॉइंट क्या है C, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई AC। लेट AC बी द डिस्टेंसेस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। दो बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों AC, जिसको हमने कितना मान लिया, AC इक्वल्स टू हम मान लेते हैं y मीटर। AC को हमने कितना मान लिया बच्चों, y मीटर मान लिया। यहां तक कोई डाउट। अब हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जो हमने निकालना है। देखो बच्चों दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये तो 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री होगा ये एंगल, ठीक। अब दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है BED, तो पहले इसी में देखो, इन ट्राइंगल BED बच्चों ना आपको x मालूम है, अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा ना। अगर AC को आपने y मान रखा है तो ये BE भी कितना होगा, y मीटर होगा। क्यों, क्योंकि AC BE के पैरेलल है और उसी के बराबर है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो AC अगर y है तो BE भी कितना होगा, y होगा। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल BED, इस ट्राइंगल में देखो BED, ठीक, हमें न DE मालूम है न BE मालूम है, तो दोनों का किसी का भी रेशियो ऊपर रख लो, किसी को भी ऊपर रख लो, DE अपॉन BE रख लिया। क्लियर, DE अपॉन BE, ठीक। अब देखो बच्चों वही चीज, क्या, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। बच्चों ये एंगल बन रहा है ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री का बन रहा है तो ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, तो अपने आप ये तीसरी क्या हो जाएगी, बेस। क्लियर ना, आ गई ना बात समझ में। तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या, बेस। देखो बच्चों पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस, और हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना बच्चों 10, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये भी आ रहा है, तो यहां 10, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो देखिए बच्चों DE को आपने कितना मान रखा है x, BE को कितना मान रखा है y। क्लियर, 1030 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो रख दिया 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये √3 x के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा x√3, ये y 1 के साथ मल्टीप्लाई, y इंटू 1 कितना आएगा y। क्लियर, y इंटू 1 करोगे कितना आएगा, y आएगा। क्लियर बच्चों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, यानी y की वैल्यू कितनी निकल गई, x√3। अब दूसरे ट्राइंगल को देखिए, दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल क्या है, ACD, ये पूरा ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ना। इन ट्राइंगल ACD,
इस ट्राइंगल में देखिए बच्चों, एसीडी ट्राइंगल में क्या आपको क्या नहीं मालूम, आपको सीडी नहीं मालूम, तो ऊपर क्या आ जाएगा सीडी, और दूसरा ये भी नहीं मालूम एसी, तो अपॉन में क्या लिख दिया एसी, इक्वल्स टू ये एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस, तो फिर भी इसमें क्या बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या 10, थीटा कितना है यहां पर 45, तो 10 45। बच्चों CD की वैल्यू इक्वेशन 1 से देखो निकाल रखी कितनी x प्लस 8, तो CD की जगह में x प्लस 8 रख दिया, कहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर। और ये AC किसके बराबर है BC के बराबर है, देखो AC बराबर BE लिख रखा है ना, ये AC किसके बराबर है BE के बराबर है, AC बराबर BE कितना y मीटर, तो AC की जगह में हम कितना रख सकते हैं y लिख सकते हैं, क्लियर बच्चों। AC की वैल्यू कितनी है y है ना, तो AC की जगह में हमने y लिख दिया। 1045 कितना होता है 1, दैट इंप्लाइज दैट ये y उधर चला गया, ठीक, तो x प्लस 8 इक्वल्स टू y। बच्चों इक्वेशन 2 को देखो तो इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकल रही है कितनी x अंडर 3, तो यहां y की जगह में कितना रख दिया x अंडर 3, तो x प्लस 8 इक्वल्स टू x अंडर 3, दैट इंप्लाइज दैट इस ये x यहां प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहां 8 इक्वल्स टू x अंडर 3 माइनस x, क्लियर। दैट इंप्लाइज दैट इन दोनों में से x क्या आ गया कॉमन, कितना बच गया अंडर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, क्लियर बच्चों, ठीक, इतना समझ में आ गया ना। वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना उतार लेंगे, मैं अब क्वेश्चन को यहां से रफ कर देता हूं, इसके आगे का सॉल्यूशन ऊपर देते हैं। अब आपका फाइनल आंसर बच्चों यहां से निकल जाएगा, उम्मीद करता हूं फिगर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए x के साथ अंडर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू कितना 8 अपॉन अंडर 3 माइनस 1, देखो x इक्वल्स टू कितना, ये अंडर 3 माइनस 1 8 के अपॉन में चला गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 8 अपॉन अंडर 3 माइनस 1। अब आप क्या करेंगे रेशनलाइज कर दोगे, रेशनलाइज क्यों करोगे, क्योंकि ये हटाने के लिए रेशनलाइज, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं रेशनलाइज, ठीक, तो अंडर 3 माइनस 1 है, तो अब मल्टीप्लाई किससे कर दोगे अंडर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर 3 प्लस 1, नहीं भी करना चाहते हैं तो भी ठीक, लेकिन रेशनलाइज कर दोगे तो जरा सॉल्यूशन आसान हो जाता है। डियर स्टूडेंट देखिए x इक्वल्स टू कितना 8 इंटू अंडर 3 प्लस 1, अब नीचे देखिए बच्चों अंडर 3 माइनस 1 इंटू अंडर 3 प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कितना है अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा यहां पर, देखिए x इक्वल्स टू कितना 8 अंडर 3 प्लस 1 अपॉन, बच्चों अंडर 3 का होल स्क्वायर कितना 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना 1। अब देखिए x इक्वल्स टू कितना 8 अंडर 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना बच्चों 2, x इक्वल्स टू 2 4 जा 8, 2 से ये 4 बार कैंसिल ना, 4 अंडर 3 प्लस 1 मीटर, मतलब ये x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4 अंडर 3 प्लस 1 मीटर। लेकिन आपने x तो ना निकालना है, आपने तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग निकालनी है जो कितनी है CD। नाउ तो लिखोगे, अब आप, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है, आप क्या लिखोगे बच्चों, नाउ ये जो शुरू में लिख रखा हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग CD इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन से है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 CD इक्वल्स टू कितना ले रखा है x प्लस 8 मीटर, क्लियर। तो देखो बच्चों CD इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आ गई 4 अंडर 3 प्लस 1 प्लस कितना 8, देखो बच्चों ध्यान से CD इक्वल्स टू 4 अंदर गया, अंडर 3 के साथ भी जाएगा 1 के साथ भी, तो 4 अंडर 3 प्लस 4 1 जा 4 प्लस कितना 8, देखिए बच्चों 4 अंडर 3 तो ऐसे ही रहा, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, तो बच्चों CD इक्वल्स टू कितना, इन दोनों में से देखो 4 कॉमन आ रहा है ना, 12 4 की टेबल में आता है, 4 3 जा 12, तो दोनों में से 4 क्या आ रहा है कॉमन, यहां बच गया अंडर 3 प्लस बच्चों 4 3 जा 12, 4 तो कॉमन आ गया, बच गया कितना 3, तो कितना आ गया आंसर CD इक्वल्स टू आ गया बच्चों 4 अंडर 3
4 ब्रैकेट के अंदर √3 + 3 या इसको आप 3 + √3 भी लिख सकते हैं। कोई डाउट? तो ये आ गई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट। दूसरा क्या निकालना था? दूसरा इनके बीच का डिस्टेंस निकालना था। बच्चों यहां देखिए, इस इक्वेशन को देखो, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो। x + 8 की वैल्यू किसके बराबर है? y के। x + 8 किसके बराबर है? cd। मतलब cd की वैल्यू ही किसके बराबर है? y के बराबर है। दिख रहा है ना? x + 8 किसके बराबर है? y के बराबर है। मतलब x + 8 क्या था? cd था ना। यहां पर देखो x + 8 कितना था? cd था। मतलब cd की वैल्यू ही किसके बराबर है? y की वैल्यू है। cd की वैल्यू कितनी आई? 4 ब्रैकेट के अंदर √3 + 3, यानी y की वैल्यू भी कितनी आएगी? 4 √3 + 3। यानी क्या? y क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इज ऑल्सो 4 ब्रैकेट के अंदर √3 + 3। कोई डाउट? देखिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके उम्मीद करता हूं आपने यहां तक उतार लिया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं बच्चों, अब इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक, इक्वेशन 3 का यूज करते हैं बच्चों। फिर देखते हैं इक्वेशन 3 का यूज करते हुए क्या निकलता है। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी नो x + 8, ये x + 8 क्या था? cd किसके बराबर है? y के बराबर है। दैट इंप्लाइज दैट y = कितना? cd, और cd की वैल्यू कितनी आई? 4 √3 + 3 मीटर। यानी डिस्टेंसेस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, यानी दो बिल्डिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो भी कितना निकल के आया? 4 √3 + 3 मीटर। क्लियर? हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग भी कितना निकल के आया? 4 √3 + 3 मीटर। और उन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस भी कितनी निकल के आई? 4 √3 + 3 मीटर। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? कैसे निकालना है समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 और 45 था। तो ये 30 और 45 कैसे आए? निकल गया होगा। ठीक, अब आपसे बोल रहा था बिल्डिंग की हाइट निकालो, बहुत आसानी से निकाल दी। और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी, निकल गई। दूसरा डिस्टेंस निकालनी थी दोनों बिल्डिंग्स के बीच की, वो भी बच्चों निकल के आ गई। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स on opposite side of the river are 30 डिग्री and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बच्चों आपने पुल तो देखा है ना नदी के ऊपर, वो नदी से कुछ हाइट पर होता है पुल। आ गई ना बात समझ में? तो मान लिया ये मैंने एक पुल बना दिया। ठीक, ये एक पुल बना दिया मैंने इस तरीके से। ठीक, और यहां पर मैंने क्या बना दिया? यहां से नदी फ्लो हो रही है, यहां पर नदी बना दी। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? यहां से ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, ये नदी, पानी बह रहा है। ठीक है, ये नदी है आपकी जो पुल के नीचे से निकल रही है। देखिए आपने पुल। ठीक, अब ये क्या कह रहा है? ये पुल जो है एक किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब ये यहां से भी पुल की जो ऊंचाई है 3 मीटर है, यहां से भी पुल की ऊंचाई 3 मीटर है, तो यहां से भी तो पुल की ऊंचाई कितनी होगी? 3 मीटर होगी। क्लियर बच्चों? पुल कितना मीटर ऊंचा है? 3 मीटर ऊंचा है। तो 3 मीटर ऊंचाई में मैंने एक पुल बना दिया। अब ये कह रहा है कि पुल पर कोई एक पॉइंट है। ये देखो मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया ना, पॉइंट ए। पुल पर एक पॉइंट ए है जिससे ये नदी के किनारों, सम्मुख किनारों, मतलब जैसे एक इस साइड का किनारा होगा तो दूसरा यहां से इस साइड का किनारा होगा। आ गई ना बात समझ में? ठीक, सम्मुख किनारों का जो क्या दे रखा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इस पॉइंट ए से, वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दे रखा है। ये फर्स्ट किनारा है, तो पहले किनारे के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों? 30 डिग्री दे रखा है। रिस्पेक्टिवली की बात हो रही है ना। मतलब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहां से ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से कहां होगा? नीचे। तो हॉरिजॉन्टल लेवल का काम ये करेगा। क्लियर? ठीक, हॉरिजॉन्टल लेवल का काम ये करेगा जो कि इसके क्या है? पैरेलल है।
आ गई ना बात समझ में? जो नीचे लाइन ड्रॉ करिए उसके पैरेलल है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल अगर ये है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। आ गई ना बात समझ? फिर इसी पॉइंट से जो दूसरा किनारा है नदी का, ये है ना, क्लियर, ये इसको जब आप मिलाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल अभी ये हो गया, ये वाली लाइन ये इसके पैरेलल है। आ गई ना बात समझ में? तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है मतलब ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ठीक, आपने क्या करना है, मान लिया इसको पॉइंट नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। क्लियर? देखो ये जो इसको नाम दे दिया ई, इसको नाम दे दिया एफ। ये ए ई किसके पैरेलल है? बीसी के। ए एफ किसके पैरेलल है? बीडी के। क्लियर बच्चों? अब देखो अगर ये ए ई बीसी के पैरेलल है तो ये जो AC है वो कैसी लाइन है? ट्रांसवर्जल लाइन है, क्योंकि ये AE और BC को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर AF BD के पैरेलल है तो ये AD किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्जल लाइन का काम कर रही है। तो इस ट्रांसवर्जल लाइन के अगर ऊपर ये एंगल 45 डिग्री है तो इसी ट्रांसवर्जल लाइन के नीचे साइड ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर बच्चों? आपने निकालना क्या है? इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ये जो हाइट दे रखी है ये 3 मीटर है। ठीक, ये भी कितना है? 3 मीटर है। मतलब ये ए बी भी कितना दे रखा है बच्चों? 3 मीटर दे रखा है। गिवन है, देखिए गिवन है हाइट ऑफ द ब्रिज, हाइट ऑफ द ब्रिज जिसको आपने ए बी मान रखा है अभी 3 मीटर है। ये सीई, ये ईडी, ये सब आपका क्या है? 3 मीटर है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की विड्थ निकालनी है कि रिवर कितने, नदी कितनी चौड़ी है, कितनी प्लेस में आपकी बह रही है। ये देखो ये सी से डी तक इतने स्पेस में बह रही है ना, तो रिवर कितनी चौड़ी है? कितना हमने विड्थ कितना मान लिया? CD मान लिया। द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर मान लिया। रिवर की चौड़ाई कितनी है? CD हमने मान ली। इस CD, ये CD देखो दो पार्ट से मिलकर बनी है, एक CB और एक BD। तो CD इक्वल्स टू CB प्लस BD। क्लियर बच्चों? इस CB को हमने मान लिया X और इस BD को हमने मान लिया Y। मतलब क्या? X प्लस Y मीटर। कोई डाउट बच्चों? आ गई ना बात समझ में? कैसे निकाला समझ में आया? ठीक, पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। विड्थ का मतलब है नदी की चौड़ाई क्या है, मतलब नदी कितने स्पेस पर बह रही है। तो नदी का एक किनारा C है, एक किनारा D है, तो मतलब उसकी चौड़ाई क्या हो गई? CD हो गई। क्लियर? अब आपने CD निकालना है जो कि कितना है? X प्लस Y मीटर। यानी आप X निकालो, Y निकालो, दोनों को जोड़ दो, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ABC और ABD। देखो एक ABC बन रहा है, एक ABD बन रहा है। तो इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले आपको क्या गिवन है? AB गिवन है। निकालना क्या है? BC। तो जो निकालना है उसको ऊपर रखो और जो गिवन है उसको नीचे रखो, BC अपॉन AP। देखो बच्चों वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। देखो ये अगर एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब AB क्या है? परपेंडिकुलर है। BC क्या है? अब ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड AC हाइपोटेनस हो गई, तो BC अपने आप बेस हो गया, यानी ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो बच्चों P अपॉन एस साइन, B अपॉन एच कॉस, P अपॉन बी टेन। तो P अपॉन बी का उल्टा कर दो, P अपॉन बी का अगर उल्टा कर दोगे B अपॉन P आ जाएगा। B अपॉन P कितना आ जाएगा बच्चों? B अपॉन P कॉट 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। आ गई ना बात समझ में? कॉट कितना निकल के आ जाएगा? 30 निकल के आ जाएगा। ठीक, नाउ डियर स्टूडेंट देखिए कॉट 30 कैसे आया, समझ में आया ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10, तो उसका उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। बच्चों BC कितना मान रखा है आपने? X। AB कितना मान रखा है आपने? 3।
इक्वल्स टू बी कितना मान रखा है, देखो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया 3 √3 मीटर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, इन ट्राइंगल ABD, देखो ABD, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल ABD में आपको क्या निकालना है, BD निकालना है। तो जो निकालना है उसको ऊपर रखो, गिवन क्या है AB। सिमिलरली यहां पर भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cot थीटा का बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये अपने आप बेस हो गया, मतलब BD बेस है और AB परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot थीटा, थीटा यहां 45 डिग्री है। ठीक, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। देखिए बच्चों, BD कितना मान रखा है, BD y, AB कितना है 3, ठीक, cot 45 1 यानी y इक्वल टू 3 बन जा 3, ये अपॉन में यहां जाके मल्टीप्लाई 3 बन जा 3, तो y इक्वल टू कितना मीटर, 3 मीटर। पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। x और y की वैल्यू कहां रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो। तो विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर जिसको आपने क्या मान रखा है, CD, यही तो मान रखा है ना, विड्थ कितनी स्पेस लेके नदी बह रही है वही उसकी चौड़ाई है। तो एक किनारा C है, एक किनारा D है, तो वही उसकी चौड़ाई है CD। क्लियर, वो कैसे निकल रहा है, x प्लस वाई मीटर, यानी x कितना निकला बच्चों 3 ये x प्लस वाई है ना, तो देखो CD इक्वल्स टू 3 प्लस कितना 3, ये 3 प्लस कितना 3 मीटर। अभी मीटर में लास्ट में लिख लूंगा, दोनों में से 3 क्या आ रहा है कॉमन, कितना बच गया √3 प्लस 3 कॉमन आ गया तो कितना बच गया 1, यानी CD कितना निकल के आ गया 3 प्लस 1 मीटर। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ठीक, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था और इसको आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है और आपने बस ये टेक्निक समझना है कि रिवर की विड्थ क्या है, जितने स्पेस में रिवर बह रही है वही उसकी क्या है, विड्थ है। तो उसका एक किनारा C है, एक किनारा D है, तो CD उसकी क्या है, विड्थ है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। उम्मीद करता हूं बाकी सारे एग्जाम्पल आपके इसके बन गए होंगे। एक एग्जाम्पल नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की पर्पस से, उसमें शैडो बन रहा है। शैडो कैसे बनती है आपको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिल्डिंग ये है, ठीक, तो उसकी शैडो कहां बनेगी, उसकी शैडो यही तो बनेगी। आ गई ना बात में, अगर कोई बिल्डिंग ऐसे खड़ी है तो उसकी छाया ऐसे ही तो दिखेगी। आ गई ना बात समझ में। तो याद रखना, बिल्डिंग अगर ये है तो शैडो कुछ यहां पर ऐसे मिलेगी, अगर बिल्डिंग वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल उसकी शैडो मिलेगी। क्लियर बच्चों, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर, एग्जाम्पल नंबर 5 आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर फिर भी एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं बनता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जाम्पल नंबर 5 आपका स्टार्ट कर दूंगा। उम्मीद करता हूं हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जाम्पल 6 और 7 समझ में आ गए होंगे। बाकी एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करिएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।